पुलिस टीम जब वो जंगल में पहुंची तब तक वहां पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। पुलिस ने जब गड्ढे की खुदाई कराई तो वहां का मंदिर देखकर सभी के दिल दहल उठे थे। एक युवती की लाश के पूरे 31 टुकड़े कर हत्यारे ने जमीन में दफन कर रखे थे। जब लाश के टुकड़ों को गड्ढे से बाहर निकाला गया तो वह टुकड़े पिछले 3 दिनों से लापता तिब्बती के निकले। लाश की सूचना मिलते ही पुलिस ने तिब्बती के घर वालों को घटनास्थल पर बुलवा लिया। घर वालों ने लाश की शिनाख्त लापता तिब्बती के रूप में कर दी। पुलिस अब आगे की जांच में जुट गई थी। शाम का धुंधलका चारों तरफ घिर आया था। अंधेरा गिरते ही गांव के सभी लोग अपने अपने घरों को रोजमर्रा की भांति लौटने लगे थे। गांव के अन्य लोगों की तरह लुद्रुम गोंड भी अपने खेत से काम निपटाकर अपने घर पहुंच गया था। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी मृदुला कुछ परेशान सी दिख रही थी। पत्नी के माथे पर उसे चिंता की लकीरें साफ साफ नजर आ रही थी। यह सब देखकर लदुराम का चौंकना स्वाभाविक था। अरे मृदुल, क्या बात है? आज तुम कुछ परेशान सी दिखाई दे रही हो। लदुराम ने पत्नी से पूछा। अब मैं परेशान ना हूँ तो क्या करूँ? अरे हमारे घर में एक बहुत परेशानी वाली बात जो हो गई है, मृदुला ने चिंता भरे स्वर में कहा। जरा मुझे भी बताओ, आखिर बात क्या है? लदुराम ने पूछा। तुम्हारी लाडली बेटी तिब्बती सुबह 10 बजे से घर से निकली हुई है। अब शाम के 6 बज गए हैं लेकिन अभी तक लौटकर घर नहीं आई है। मृदुला ने कहा। अगर वह अभी तक घर नहीं लौटी है तो बेटे माधव से पता कर सकती थी ना तुम? लदरुम बोला। माधव शाम को 5 बजे से अपनी छोटी तिब्बती को इधर उधर ढूंढने में ही तो लगा हुआ है, मगर तिब्बती का अब तक कहीं भी कोई पता नहीं चला। मृदुला ने चिंता जताते हुए कहा। पत्नी मृदुला की बात सुनकर लदुराम भी एकदम चिंता में पड़ गया था। तिब्बती 23 वर्ष उसकी जिगर का टुकड़ा थी, जिसे वह अपने सभी बच्चों से ज्यादा प्यार करता था। देखो मृदुला, तुम घबराओ मत, मैं गांव में उसे ढूंढने जा रहा हूँ। हमारी बेटियां हमें जल्द ही मिल जाएगी। कहते हुए लदुराम घर से निकल पड़ा था। तिब्बती अक्सर अपनी सहेली निर्मला के घर अपने करियर की बातें करने चली जाया करती थी। लदुराम जब सबसे पहले निर्मला के घर पर गया, जो उसके घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। लदुराम ने निर्मला का दरवाज़ा खटखटाया तो निर्मला ने दरवाज़ा खोल दिया। अरे काका, आप इतनी शाम को कैसे हमारे घर पर आ गई? आइए बैठिए। तो निर्मला ने लदुराम को अंदर आने को कहा। अरे बेटी, हमारी तिब्बती का सुबह से कुछ पता नहीं चल रहा है। ज़रूर तुम्हारे घर पर ही आई होगी। हम सब बहुत परेशान हो रहे हैं, लदुराम ने जल्दी जल्दी कहा। काका, तिब्बती को तो मैंने सुबह से ही नहीं देखा। आज उसका फ़ोन भी नहीं आया, नहीं तो वह मुझे दिन में एक बार फ़ोन तो जरूर कर लेती है। अरे काका, आप घबराओ मत, मैं भी उससे बात करती हूँ। कहते हुए निर्मला ने अपने मोबाइल से फ़ोन किया, मगर दूसरी तरफ से मोबाइल स्विच ऑफ का मैसेज आ रहा था। निर्मला ने 4-5 बार कॉल किया, मगर दूसरी ओर से हर बार यही मैसेज सुनने को मिल रहा था। क्या हुआ बेटी, तिब्बती का फ़ोन लगा क्या? लदुराम ने आशा भरी निगाहों को देखते हुए कहा। नहीं काका, तिब्बती का फ़ोन तो बंद आ रहा है। चलो काका, मैं भी आपके साथ तिब्बती को ढूंढने चलती हूँ। कहते हुए निर्मला भी लदुराम के साथ चल पड़ी थी। तब तक तिब्बती के गायब होने की बात सुनकर गांव के अन्य लोग भी लदुराम के साथ आ गए थे। सभी ने मिलकर तिब्बती को ढूंढा, परंतु उसका पता नहीं चल पाया। बेटी के नाम मिलने के कारण तिब्बती की माँ मृदुला का रो रोकर बुरा हाल हो रहा था। गांव की महिलाएं उसे ढांढस बंधा रही थी। पूरी रात भर सभी गांव वालों ने मिलकर तिब्बती की पूरे गांव भर में तलाशी ली, परंतु उसका कहीं भी कुछ भी सुराग नहीं मिल सका। लदुराम गोंड ओडिशा के नवरंगपुर जिले के गांव बागबोड़ा, थाना रायगढ़ का रहने वाला एक किसान था। उसके परिवार में एक बेटा माधव व 2 बेटियां सौम्या और तिब्बती थी।
सबसे बड़ी बेटी सौम्या का विवाह हो चुका था। उससे छोटा बेटा माधव था, जो खेती में लदुराम का हाथ बटाता था। जबकि सबसे छोटी बेटी तिरुपति थी, जिसकी उम्र 23 वर्ष की हो चुकी थी। तिरुपति को पढ़ने लिखने, चित्रकारी करने और सिलाई कढ़ाई करने का बड़ा शौक था। उसने 12वीं कक्षा पास करने के बाद कई कोर्स कर लिए थे और वह नौकरी के लिए काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत भी थी। लेकिन वह 22 नवंबर 2023 को ऐसी गायब हुई कि उसका पता नहीं चला। अगले दिन बृहस्पतिवार 23 नवंबर को लदुराम गांव के कुछ संभ्रांत लोगों के साथ थाना रायगढ़ पहुंचा और बेटी के गायब होने की सूचना दर्ज करा दी। पुलिस पूछताछ में लदुराम ने बेटी तिरुपति के अपहरण की आशंका से साफ इनकार किया, तो पुलिस भी पेशोपेश में पड़ गई थी। तब पुलिस को ऐसा लगा कि किसी ने रंजिशन तिरुपति को गायब करा दिया होगा। जब लदुराम ने किसी से रंजिश होने से इनकार किया, तो पुलिस की यह शंका भी निर्मूल साबित हुई। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस अपनी आवश्यक खोजबीन में जुट गई। 5 दिन से लापता तिरुपति की खोज में रायगढ़ पुलिस दिन रात जांच में जुटी थी। तभी एक मुखबिर ने एसपीडीओपी आदित्य सेन को एक गुप्त सूचना देते हुए कहा, हुजूर, मरोडीहिमी गांव के पास स्थित जंगल में एक गड्ढे के अंदर से किसी का हाथ बाहर दिखाई दे रहा है। शायद किसी जंगली जानवर ने इंसान की लाश को खाने की वजह से खो डाला। वहां पर गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। मामला काफी गंभीर लग रहा है। यह सूचना सुनकर एसडीपीओ आदित्य सेन तुरंत अपनी पुलिस टीम व फॉरेंसिक टीम को लेकर घटनास्थल की ओर चल पड़ी। पुलिस जंगल में पहुंची तो वहाँ भारी संख्या में लोग जमा थे। पुलिस ने जब गड्ढा खुदवाया तो उसमें एक युवती की 31 टुकड़े की में कटी लाश मिली। लाश की शिनाख्त 23 वर्ष तिरुपति के रूप में हुई। लाश के टुकड़े देखकर गांव के लोग आक्रोशित हो गए और वह पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सचमुच में प्यार एक ऐसा एहसास है जिसे समझ पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। प्यार एक ऐसा एहसास होता है जिसमें किसी के प्रति हर दिन बहुत ही लगाव बढ़ने लगता है। जो भी इस अनोखे प्यार में अपने आप को डालता है, वह पहले से ज़्यादा खुश और खूबसूरत हो जाता है। ऐसा ही कुछ तिरुपति के साथ भी हुआ। तिरुपति एक दिन बाजार जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। तभी एक युवक बाइक लेकर उसके पास आकर रुक गया। दोनों की नज़रें मिली तो युवक ने तिरुपति से कहा, मुझे लगता है कि आप शायद मार्केट की तरफ जा रही हैं। अभी करीब 1 घंटा तक यहाँ बस आने की कोई उम्मीद नहीं है। मैं मार्केट की तरफ ही जा रहा हूँ। अगर आप चाहे तो मैं आपको वहाँ ड्रॉप कर दूँगा। यह कौन सी बात हुई कि जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। मैं ना तो आपको जानती तक नहीं हूँ, तिरुपति ने गुस्से से कहा। देखिए जी, मैं रोज़ इसी जगह से निकलता हूँ, आपको देखता हूँ। आज एक बस का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए बाकी बस उस जगह पर खड़ी है। पब्लिक ने बवाल करके रख दिया है वहाँ पर। वैसे मैं तो आपकी मदद ही करना चाहता था, मगर आप तो मुझ पर ही गुस्सा करने लगी। युवक ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, अरे आप तो बड़े अजीब इंसान हैं, इतना जल्दी नाराज हो गए। तिरुपति ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने बात ही ऐसी की थी कि जो मेरे नाराज होना स्वाभाविक था। चलना है तो बताओ, मुझे देर हो रही है। युवक ने अपनी बाइक स्टार्ट करते हुए कहा, आप कम से कम अपना नाम तो बता दीजिए जनाब, तिरुपति ने कहा। मेरा नाम चंद्र राउत है। मैं मुरमडीही गांव का रहने वाला हूँ और खेती किसानी करता हूँ। युवक ने अपना परिचय देते हुए कहा, अरे वाह, आपका नाम तो बहुत ही सुंदर है। मेरा नाम। तिरुपति अपनी बात भी पूरी नहीं कर सकी, तभी चंद्र राउत बोल पड़ा, मैं तुम्हारे में बहुत कुछ जानता हूँ। तुम्हारा नाम तिरुपति गौन, पिता का नाम नंदुम गौन, गांव बगोड़ा यही है ना? चंद्र राउत ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम्हें तो मेरे बारे में सब कुछ पता है, इसीलिए मैं अब आपके साथ चल सकती हूँ, तिरुपति ने चंद्रा की बाइक पर बैठते हुए कहा। उस दिन के बाद से दोनों की में दोस्ती हो गई थी। चंद्रा राउत रोज रोज बाइक से तिरुपति को पास के कस्बे में ले जाने लगा था। उन दिनों तिरुपति पास के कस्बे से सिलाई का कोर्स कर रही थी। उसके अलावा तिरुपति नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन भी करती थी।
जिसमें चंद्रा राउत अब तिरुपति की मदद करता रहता था। अब तिरुपति चंद्रा राउत के साथ फिल्म देखने भी जाने लगी थी। इसी दौरान तिरुपति यह महसूस करने लगी थी कि बातचीत करने के दौरान चंद्रा राउत उसके नज़दीक आने की काफ़ी कोशिश करता है। चंद्रा राउत की बात भी बड़ी मज़ेदार होती थी। अब तिरुपति को भी लगने लगा था कि वो चंद्रा के प्रति आकर्षित होती जा रही है। एक दिन चंद्रा राउत ने तिरुपति से कहा, तिरुपति मैं एकांत में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तिरुपति ने सोचा कि कुछ बात करना चाहता होगा, इसलिए उसने हामी भर दी। यह चंद्र राउत की एक चाल थी। उसने कस्बे के एक होटल में एक कमरा पहले से बुक कर रखा था। चंद्रा उसे कमरे में ले गया। ये तुम मुझे अकेले में कहाँ पर लेकर आ गए हो चंद्रा? तिरुपति ने पूछा। तिरुपति, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा हूँ। चंद्रा ने होटल कमरे में उसे बाहों में भरते हुए कहा। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मैं कुंवारी लड़की हूँ। कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। तिरुपति अपने आप को चंद्रा की बाहों से छुड़ाते हुए बोली। देखो तिरुपति, मेरी मोहब्बत के दिल को देखो, वह तुम्हारे लिए कितना तड़प रहा है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमसे मैं बाकायदा सबके सामने विवाह करूँगा। मेरे पास धन दौलत की बिल्कुल भी कमी नहीं है। मैं तुम्हें सदा अपने दिल की रानी बनाकर रखूँगा। कहते हुए चंद्रा ने तिरुपति को एक बार फिर अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। तिरुपति को लगा कि जब उसका प्रेमी उसको जिंदगी भर के लिए अपनाने को तैयार है और वह भी उसी को प्यार करने लगी है, तो उसे लगा कि सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। और इनकी तनाई में चंद्रा राउत ने आखिरकार उस दिन अपनी हसरतें पूरी कर ही ली। उस दिन के बाद उसने दोनों के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गए। इसके बाद तो उनकी दुनिया ही बदल गई थी। एक दिन तिरुपति चंद्रा राउत से मिलकर आ रही थी, तभी उसकी सहेली निर्मला ने उसे रोक लिया। वह बोली, कहो तिरुपति, कहाँ से मौज मस्ती करके आ रही हो? निर्मला ने सीधे सीधे उस पर सवाल दाग दिया। अरे निर्मला, तुम कहीं से नहीं यार, बस एक दोस्त से मिलकर आ रही थी। तिरुपति ने मुस्कुराते हुए कहा। देखो तिरुपति, हम दोनों बचपन से एक साथ पले बड़े, एक साथ स्कूल में भी पढ़े हैं। तुम तो एकदम बदल ही गई हो। सचमुच मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। पहले तो तुम मुझे रोज मिला करती थी, अपनी सारी बातें मुझे सिलसिलेवार बताया करती थी, मगर पिछले कुछ महीनों से तुम मुझसे बहुत कुछ छिपाने लगी हो। निर्मला ने उसे अपने कमरे में बुला लिया था। निर्मला, ऐसी बात तो नहीं है, बस मैं प्यार में इतनी मंदोश हो गई थी कि सचमुच तुम्हें ही भूल गई थी। मुझे माफ़ कर देना प्लीज़, कहते हुए तिरुपति निर्मला के दोनों हाथ पकड़ लिए थे। तिरुपति, तुम इतनी समझदार होकर भी ऐसी कैसे बहक सकती हो? तुम्हारे घर वाले तुम्हें इतना प्यार करते हैं, उन्होंने तुम्हें इतनी छूट दे रखी है, तो इसका मतलब तो यह नहीं कि तुम उन सबको खुलेआम धोखा दे डालो। निर्मला ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। साफ साफ बताओ निर्मला, कि तुम कहना क्या चाहती हो? तिरुपति ने गुस्से से कहा। तो सुनो, तुम पिछले 2 सालों से चंद्रा राउत के प्यार में पड़ी हो और यह बात अब मुझे पता चली। निर्मला ने कहा। अरे यार निर्मला, प्यार करना गुनाह है क्या? वैसे मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, मैं इतनी ज़्यादा व्यस्त थी कि तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिल सका। तिरुपति बोली। निर्मला ने कहा, तुम्हें फुर्सत कहाँ है तिरुपति? दिन रात चंद्रा के साथ गुलछड़े उड़ाने से तुम्हें समय कहाँ मिल पाता है? अब तो पानी सिर के ऊपर आ गया है। तुम इतनी बेवकूफ़ होगी, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था। तिरुपति। निर्मला, प्यार करना अगर बेवकूफ़ है तो हाँ, मैं बेवकूफ़ हूँ। बस और भी कुछ कहना है तुम्हें तो कहो, मैं अपने घर जा रही हूँ। तिरुपति अब उठकर खड़ी हो गई थी। जरा ये तो सुनकर जाओ कि जिससे तुम पिछले 2 सालों से बेइंतहा प्यार कर रही हो वह शादीशुदा है। निर्मला ने जब यह बात कही तो तिरुपति चौंक गई। तुम कैसे जानती हो? और चंद्रा राउत के बारे में तुम्हें क्या क्या पता है? सब कुछ कह दो। तिरुपति बोली। चंद्रा राउत हमारे दूर के रिश्तेदार में आता है। मुझे तो यह बात कल ही पता चली कि तुम और चंद्रा एक दूसरे से प्यार करते हो। मैंने सोचा चंद्रा तो एक मर्द होकर भूल कर सकता है, मगर तुम तो एक लड़की हो, भला इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती हो? आके सुनो। चंद्रा की पत्नी का नाम सिया राउत है और उसके 5 बच्चे भी हैं। बस आगे तुम कुछ मत कहो निर्मला। चंद्रा का घर
मुरुंगडीही में काम पर है? तिलपति ने पूछा। चंद्रा राउत का गांव में आखिरी घर है और वहां से जंगल का इलाका शुरू होता है। निर्मला और कुछ भी कहना चाहती थी, परंतु तिलपति यह सुनते ही अपने घर की ओर चल पड़ी थी। चंद्रा के बारे में यह जानकारी पाकर उस पूरी रात तिलपति सो ना सकी थी। चंद्रा राउत अपने प्रेम के जाल में फंसाकर उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। यह बात बार बार तिलपति के दिल को कचोट रही थी। उसने फैसला कर लिया था कि चंद्रा राउत से मिलकर वे सबक जरूर सिखाएगी, ताकि यह किसी दूसरी लड़की के साथ ऐसा घिनौना काम ना कर सके। रात तो किसी तरह तिलपति ने गुजार दी, मगर सुबह सुबह किसी मिलने का बहाना बनाकर वह पैदल ही घर से निकल गई। प्रेम प्रसंग के चलते तिलपति कई बार चंद्रा राव से शादी की जिद भी कर चुकी थी, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर चंद्रा शादी करने से मना कर देता था। उस दिन तिलपति आर या पार का फैसला अपने मन में बनाकर अपने प्रेमी से मिलने उसके घर पहुंच गई। वहां पहुंचते ही उसने चंद्रा राउत के ऊपर गालियों की बौछार कर दी थी। चंद्रा राउत की पत्नी सिया राउत पहले कुछ नहीं समझी, परंतु जब सारी बात उसके समझ में आई तो उसने अपने पति से तिलपति को घर के भीतर बुलाने को कहा। चंद्रा राउत भी किसी न किसी तरह तिलपति से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था। उधर दूसरी तरफ सिया भी अपने और अपने 5 बच्चों को भविष्य को लेकर चिंता में पड़ गई थी। इसलिए दोनों ने आंखों ही आंखों में एक खतरनाक फैसला कर लिया। उन्होंने तिलपति को अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटाने की बात तय कर ली थी। प्लान के मुताबिक चंद्रा राउत ने तिलपति को अंदर आकर बात करने के लिए समझाया और कहा, तिलपति तुम घर के भीतर तो चलो, यहाँ बाहर चिल्लाकर इस समस्या का हल होने वाला नहीं है। मेरी पत्नी सिया भी एक समझदार औरत है। हम तीनों आपस में बैठकर इस समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लेंगे। तिलपति प्रेमी चंद्रा राउत की बातों में आकर उसके साथ कमरे में चली गई। जैसे तिलपति घर के भीतर घुसी, सिया राउत ने घर का दरवाजा बंद करके चिटकनी और कुंडा लगा दिया। दोनों ने मिलकर पहले तिलपति ने जमकर मारपीट की। जब तिलपति घायल हो गए तो दोनों ने मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्यारा यही नहीं रुकी, उन्होंने मीट काटने वाले चापड़ से तिलपति की लाश के पूरे 31 टुकड़े कर दिए। उसके बाद उन्होंने अंधेरा होने का इंतजार किया और फिर अंधेरा होने पर लाश जंगल में ले गए। जंगल में गड्ढा खोदकर तिलपति की लाश के टुकड़े दफन कर दिए। उन्होंने लाश के टुकड़ों के ऊपर नमक डाल दिया था ताकि वह जल्दी गल जाए। चंद्रा राउत और उसकी पत्नी सिया राउत ने सोचा कि तिलपति को गांव में आते किसी ने देखा भी नहीं होगा। उसकी लाश उन्होंने नमक डालकर दफन कर दी, इसलिए उनका राज हमेशा हमेशा के लिए दफन होकर रह जाएगा। मगर ऐसा ना हो सका। अपराध चाहे कैसा भी क्यों ना हो, कितना भी चतुराई से क्यों ना किया गया हो, उसका पर्दाफाश हो ही जाता है। तिलपति मर्डर केस में भी ऐसा ही हुआ। रात को जंगली जानवरों ने गड्ढे को खोद दिया, जिसमें से तिलपति का हाथ बाहर आ गया। इसे गांव को एक युवक ने देख लिया और पुलिस को खबर कर दी। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने काफी रोष था। उन्होंने दोनों आरोपियों के लिए फांसी की मांग की थी। एक युवती का प्यार करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उसे ऐसी दर्दनाक मौत दी गई कि उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। युवती का कसूर सिर्फ इतना ही था कि वह जिस शख्स से प्यार करती थी उसके साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन वह पहले से ही शादीशुदा था। बावजूद इसके उस कातिल प्रेमी ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया, जिसका अंजाम युवती को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा।